Hello everyone, this is Dr. Anuj Kumar, Assistant Professor in Mathematics Department. स्टूडेंट्स, हमने लास्ट के वीडियो में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस किया था, जिसमें मैंने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन, मीन, वेरिएंस, मूवमेंट अबाउट मीन, ये सब चीज़ें निकालनी सिखाई थी। और मैंने वहाँ पर बताया था कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हम कैसे स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करते हैं जेड की फॉर्म में, और उसके एप्लीकेशंस और दो एग्जांपल्स मैंने वहाँ पर सॉल्व किए थे जिसमें नॉर्मल टेबल की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। लेकिन आज के जो एग्जांपल्स होंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। इनमें से कोई एक आध आपको 10 नंबर में इस तरीके का क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलेगा एग्जाम में, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, सभी यूनिवर्सिटीज़ में पूछा जाता है। CCS की बात करें, गुरुकुल कांगड़ी की बात करें, है ना, DU की बात करें या फिर AKTU की, किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आप जाते हैं तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का इस तरीके का एक एग्जाम्पल तो देखने को मिलता है एग्जाम में। लेकिन आज के जो क्वेश्चन है इसमें हमें नॉर्मल टेबल की ज़रूरत पड़ती है। नॉर्मल टेबल आपको एग्जाम में दी जाएगी, है ना। अगर नॉर्मल टेबल की ज़रूरत आपको है और वहाँ पर अवेलेबल नहीं है तो आप मंगवा लीजिए इन्विजिलेटर को बोल करके, है ना। और वो नॉर्मल टेबल कैसी होती है, कुछ इस तरीके से आपको एक टेबल देखने को मिलेगी, है ना। ये स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारी नॉर्मल टेबल होती है, जिसमें हम प्रोबेबिलिटी निकालने में इसकी काफ़ी हेल्प होती है ना। एरिया के हेल्प से हम प्रोबेबिलिटीज़ को फाइंड करते हैं। यहाँ पर जो हमने डिस्कस किया था पहले उनको जान लेते हैं। हमने लास्ट की वीडियो में डिस्कस किया था जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है वो हमारा होता है fx 1/σ√2π e⁻½ x - μ/σ का होल स्क्वायर। मीन हमारा होता है जिसको हम म्यू का नाम देते हैं, प्रूफ करके दिखाया था आपने। वेरिएंस हमारा सिग्मा स्क्वायर होता है, और सिग्मा स्क्वायर का अगर अंडर रूट ले तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपको सिग्मा मिलता है, ठीक है। तो ये कॉन्स्टेंट्स हमने लास्ट की वीडियो में फाइंड करने सीखे थे। फिर हमने इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बताई थी, स्टैंडर्ड फॉर्म जिसमें हम इस पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को जेड की फॉर्म में बदलते हैं, है ना। उसमें हम जेड को कंसीडर करते हैं x - μ/σ की फॉर्म में, और जब ऊपर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में इस वैल्यू को रखते हैं तो हमारा fz फंक्शन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बन जाता है ना। ये हमारा स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा, और इसके लिए मीन जो होता है वो 0 होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा 1 होता है। जो हमने जेड में कन्वर्ट किया है इसमें हमारा मीन 0, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 होता है। और इसका नॉर्मल कर्व इस तरीके से ओरिजिन, है ना, ओरिजिन वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल होता है। सिमेट्रिकल मतलब जितना पोर्शन हमें इस साइड में मिलता है, वाई एक्सिस के जितना पोर्शन हमें इस साइड में मिलेगा उतना ही पोर्शन हमें दूसरी साइड में भी मिलेगा। मतलब जितना लेफ्ट में होगा उतना ही सेम एरिया ये राइट में कवर करेगा। यानी कि अगर इसको वाई एक्सिस से फोल्ड किया जाए तो ये पूरा कर्व एक दूसरे के ऊपर मर्ज हो जाएगा, ठीक है। और ये जो एरिया हमारा शेडेड किया है मैंने येलो कलर से, ये हमारा एरिया होता है अंडर नॉर्मल कर्व, जो कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन से बनता है ना। एरिया अंडर नॉर्मल कर्व, ये टोटल एरिया हमारा 1 होता है ना, क्योंकि प्रोबेबिलिटीज़ का सम टोटल प्रोबेबिलिटी फंक्शन का इंटीग्रेशन 1 के इक्वल होता है, तो ये एरिया हमारा 1 होगा। इसमें जो जेड आपका है, ये जेड हमारा टोटल -∞ से इन्फिनिटी वेरी करता है। तो जब जेड इक्वल टू जो हमारा -∞ से इन्फिनिटी वेरिएशन होगा, यानी कि पूरा का पूरा ये लाइन कवर हो जाएगी, तो ये जो हमारा नॉर्मल कर्व का एरिया होगा ये हमारा टोटल 1 होगा। इसको याद रखना क्योंकि इसका यूज भी करेंगे आगे। लेकिन इसको अगर टुकड़ों में करें हम, टुकड़ों में मतलब पहले हम 0 से इस वाले पोर्शन को कवर करें, तो यहाँ पर जेड का जो वेरिएशन है वो 0 से स्टार्ट होगा और इन्फिनिटी तक जाएगा। तो इसके लिए जो एरिया होगा, क्योंकि टोटल आपका 1 है, तो इस वाले पोर्शन के लिए एरिया हमारा 0.5 बनेगा जो नॉर्मल कर्व के अंडर में है। सेम तरीके से इधर जब हम जेड को -∞ से 0 तक लेंगे, तो हमने इसको ब्रेक कर दिया इंटरवल को, -∞ से इन्फिनिटी को हमने 0 पर ब्रेक किया, तो ये वाला जो एरिया होगा लेफ्ट साइड वाला ये भी हमारा 0.5 होगा, ठीक है। और टोटल एरिया हमारा 1 होता है, यानी कि ये वाले पोर्शन का एरिया जो है जब जेड -∞ से 0 होगा तो ये 0.5 बनेगा, और ये जो वाला एरिया है
जब जेड हमारा 0 से इन्फिनिटी होगा ये भी हमारा 0.5 बनेगा। इसको मैं एग्जाम्पल्स में यूज भी करने वाला हूँ, उसको बहुत ध्यान से समझ करके आप चलेंगे। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल्स लेते हैं अब इसके। इस नॉर्मल कर्व को ही कंसीडर करते हुए हम एग्जाम्पल सभी सॉल्व करेंगे आज, और इनमें से एक एग्जाम्पल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा है ए सैंपल ऑफ 100 ड्राई बैटरी सेल्स टेस्टेड टू फाइंड द लेंथ ऑफ लाइफ प्रोड्यूस द फॉलोइंग रिजल्ट्स। ठीक है, सैंपल है आपका टोटल 100 ड्राई बैटरीज का। टोटल बैटरीज कितनी है हमारी 100 है। वो टेस्ट की जाती है, उनकी लाइफ को फाइंड करने, लाइफ को चेक करने के लिए कितनी लाइफ की बैटरी है, और उसके लिए हमारे कुछ रिजल्ट्स गिवन है। एक तो आपको एक्स बार दिया है, एक्स बार का मतलब मीन दिया है आपको। एक आपको सिग्मा दिया है 3 आवर्स, यानी कि आपको स्टैंडर्ड डेविएशन भी दिया है। एज्यूमिंग द डेटा टू बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये माना गया है कि जो यहाँ पर डेटा है ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ बैटरी सेल्स आर एक्सपेक्टेड टू हैव लाइफ, हमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करना है, नॉर्मल कर्व का यूज़ करना है, और परसेंटेज बतानी है बैटरी सेल्स के लिए। आर एक्सपेक्टेड टू हैव लाइफ, जिनकी लाइफ मोर देन 15 आवर्स हो। ठीक है, जो बैटरी सेल्स है उनकी लाइफ मोर देन 15 आवर्स हो, उसके लिए हमें परसेंटेज निकालनी है। लेस देन 6 आवर्स हो, उनके लिए परसेंटेज निकालनी है। और जिनकी लाइफ बैटरी सेल्स की 10 to 14 आवर्स के बीच में जाएगी, उसकी हमें परसेंटेज निकालनी है। ये क्वेश्चन 10 मार्क्स में 10 नंबर में आ चुका है, 2018 में, इम्पोर्टेंट है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। जो हमें गिवन है वैल्यूज़ वो हम लिख लेते हैं पहले। मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है हमें। मीन की वैल्यू है 12 आवर्स, और स्टैंडर्ड डेविएशन हमें गिवन है सिग्मा इक्वल टू 3। सबसे पहले हमने डिफाइन कर दिया है यहाँ पर कि जो x है, लेट x डिनोट द लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ ड्राई बैटरी सेल्स। ठीक है, x हमने मान लिया कि जो बैटरी सेल्स है उनकी लाइफ को डिनोट करता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर गिवन है मीन x बार, जिसको हम म्यू का नाम देते हैं 12 आवर्स, और स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा 3, ये हमें गिवन है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल के बारे में आप जानते हैं। वी हैव, आपके पास होता है z इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, जिससे हम स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जब हमारी जो सेल्स है बैटरी के, वो उनकी लाइफ मोर देन 15 आवर्स, मतलब फर्स्ट केस को कंसिडर करेंगे। तो x की वैल्यू हमारी यहाँ पर लेनी होगी हमें 15। व्हेन, जब x हमारा 15 हो, मतलब जो लेंथ है बैटरी सेल्स की लाइफ की वो 15 हो, देन तब z हम फाइंड कर सकते हैं। z की वैल्यू होगी 15 माइनस म्यू की वैल्यू 12 है और सिग्मा की वैल्यू 3 है, तो सॉल्व करके 3/3 यानी कि 1 मिलेगा। ठीक है, जब x हमारा 15 होगा तो z हमारा 1 होगा। मतलब यदि आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि सेल्स की लाइफ ग्रेटर देन 15 आवर्स हो, मोर देन 15 आवर्स हो, तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होगी स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व से, जब z हमारा ग्रेटर देन 1 हो, है ना, क्योंकि हमने जब x 15 था तो z की वैल्यू 1 निकाली है। तो इसको हम नॉर्मल कर्व की हेल्प से निकालते हैं, है ना। z ग्रेटर देन 1 के लिए हमने कंसीडर किया कि मान लो यहाँ पर आपका z इक्वल टू 1 है, ये z इक्वल टू 1 है, तो z ग्रेटर देन 1 के लिए हमें ये वाला पोर्शन का एरिया की ज़रूरत पड़ेगी, ये हमें निकालना होगा। और इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए आपके पास फंडा होता है जो यहाँ से यहाँ तक का टोटल एरिया है, यानी कि जब z हमारा 0 से इन्फिनिटी तक वेरी करेगा, ये एरिया आपके पास 0.5 होता है। ठीक है, इसमें से z इक्वल टू 0 से 1 वाला एरिया हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब ये जो ब्लैक कलर से मैं लिखता हूँ ये वाला एरिया सब्ट्रैक्ट हम कर देंगे,
ये वाला एरिया होगा जब जेड लाई करेगा 0 से लेकर 1। इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो ब्लू वाला एरिया है वो हमारा फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब अगर आपको प्रोबेबिलिटी जेड ग्रेटर दैन 1 निकालनी है तो हमें एरिया निकालना होगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी जब जेड 0 से इन्फिनिटी तक जाए, और उसमें से माइनस करना होगा जब जेड हमारा 0 से 1 तक जाए। ठीक है, तो इस नॉर्मल कर्व के एरिया से ही हम प्रोबेबिलिटी को बहुत इजीली निकाल सकते हैं। 0 से इन्फिनिटी के लिए तो आपको पता ही है कि प्रोबेबिलिटी आपकी 0.5 होती है। ठीक है, अब हमें जेड जब 0 से 1 के बीच में लाई करेगा तब हमें चाहिए इस एरिया की वैल्यू, ये कितना एरिया होगा, जो नॉर्मल कर्व है ये कितना एरिया होगा ये हमें चाहिए। तो जब जेड हमारा 0 से 1 तक लाई करेगा इसके लिए हमें नॉर्मल टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। नॉर्मल टेबल से इसको निकालना है। जब जेड 0 से 1 तक लाई करेगा, ये नॉर्मल टेबल है, ये हमारा जेड होता है ना। जब जेड हमारा 0 से 1 तक लाई करेगा तो 1 देख लेते हैं कहाँ पर है, ये रहा, ये हमारा 1 है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहली वैल्यू देखिए 0.3413 मिलेगी, है ना। अगर आपको निकालनी है वैल्यू जेड लाइज फ्रॉम 0 to 1 तो ये तो डायरेक्ट ही हो जाएगी। अगर आपको जेड लाइज फ्रॉम 0 to 1.02 निकालना होता है ना, तो 1 तो यहाँ पर देखते और 0 to हम ऊपर से देखते तो आपको ये वैल्यू मिलती। ठीक है, तो इस तरीके से देखना होता है इसको। फिलहाल हमें चाहिए जेड लाइज फ्रॉम 0 to 1, तो जेड लाइज फ्रॉम 0 to 1 के लिए जो हमारी फर्स्ट वैल्यू है यही हमारी वैल्यू हो जाएगी 0.3413। इसको हम यूज़ करेंगे 0.3413 माइनस 0.3413। तो सॉल्व करके जो हमें वैल्यू यहाँ पर मिलेगी वो हमें मिलेगी 0.1587, और अगर इसको परसेंटेज में बदले तो परसेंटेज हमारा होगा 15.87%। ठीक है, तो इतने सेल्स हमारे 15.87% अप्रोक्सीमेट, इतने सेल्स हमारे वो है जिनकी लाइफ 15 आवर्स से ज़्यादा होगी। दूसरा केस लेते हैं। अब आपको बैटरी सेल्स की वो लेंथ फाइंड करनी है जो लेस देन 6 आवर्स हो। लेस देन 6 आवर्स का मतलब x लेस देन 6 के लिए हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होगी। x को हम लेस देन 6 लेकर के चलेंगे तो हमें x की वैल्यू पता है ना। x की वैल्यू हमारी होगी 6। जब x की वैल्यू 6 होगी तो z निकाल सकते हैं। x माइनस म्यू, म्यू की वैल्यू आपको गिवन है, म्यू की वैल्यू है 12 अपॉन सिग्मा की वैल्यू है 3। सॉल्व करके आपको मिलता है ये -2। ठीक है, यानी कि यदि आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है लेस देन 6, यानी कि x लेस देन 6 के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है आपको। यदि आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है x लेस देन 6 तो आपको नॉर्मल कर्व का यूज़ करके वो एरिया चाहिए जो वेरी करेगा z लेस देन -2। ठीक है, अब नॉर्मल कर्व में देखते हैं कि z लेस देन -2 में कौन सा एरिया है ना। z लेस देन -2, अगर z इक्वल टू -2 आपका यहाँ पर होता है तो आपको ये एरिया फाइंड करना होगा। ठीक है, टोटल हमें ये एरिया फाइंड करना होगा। ठीक है, z इक्वल टू -2 से लेस देन के लिए। और आप ये भी जानते हैं क्योंकि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल होता है, जितना पोर्शन इधर होगा इतना ही इधर होगा, तो आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि हम इसको पॉजिटिव साइड में लेकर के जाए, और कहीं पर अगर ये z इक्वल टू 2 है तो हम ये भी एरिया फाइंड कर सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि ये सिमेट्रिकल होता है, जितना पोर्शन ये इधर है इतना ही पोर्शन ये इधर होगा, है ना। तो यानी कि हमें जो एरिया फाइंड करना है पॉजिटिव साइड में जाए तो हमें वो एरिया फाइंड करना होगा जब z हमारा 2 से ग्रेटर देन होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन 2 के लिए निकालना होगा आपको। अब अगर z ग्रेटर देन 2 के लिए निकालना है तो फिर से वही फंडा,
हमें टोटल के लिए देखना होगा। टोटल हमारा जेड जो है 0 से इन्फिनिटी है और उसके लिए एरिया आपका 0.5 होता है ना। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी जब जेड हमारा 0 से इन्फिनिटी तक वैरी करेगा। फिर माइनस कर देंगे उसमें से हम ये वाला पोर्शन जिसमें जेड वैरी करता है 0 से लेकर 2 तक। जेड वैरी करता है 0 से लेकर 2 तक। इसकी वैल्यू हमें पता है 0.5 होती है। जब जेड वैरी करेगा 0 से लेकर 2 तक, इसको हमें नॉर्मल टेबल से फाइंड करना होगा। जब जेड वैरी करेगा 0 से लेकर 2 तक, जेड वैरी करेगा 0 से लेकर 2 तक, तो ये हमारी 2 वैल्यू है। तो 0 से लेकर 2 तक 2.0 की वैल्यू निकालनी होगी। 0.0 आपको ऊपर से मिल जाएगा, है ना। तो ये वैल्यू हमारी 0.4772, ये वैल्यू वहाँ पर यूज़ कर देंगे हम। 0.4772 0.4772। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो टोटल आपको ये 0.0228 मिलेगा। टोटल परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो ये 2.28% हमारा होगा। ठीक है, तीसरा केस लेते हैं। थर्ड केस है, आपको वो लेंथ बतानी है सेल्स के लिए जो केवल 10 to 14 आवर्स के लिए, है ना, लाइफ रखेंगे। 10 to 14 आवर्स, यानी कि x को 10 और x को 14 लेना होगा। इसमें दोनों केस बनेंगे हमारे। पहले हम x को 10 लेंगे और z निकालेंगे, फिर हम x को 14 लेंगे और z निकालेंगे। तो z हमारा होगा x माइनस म्यू। म्यू की वैल्यू हमने ऊपर देखी थी, ऊपर हमारी वैल्यू है म्यू की 12 और z की वैल्यू है हमारी 3, सॉरी सिग्मा की वैल्यू है 3। सॉल्व करके हमारा ये आएगा x इक्वल टू 10 के लिए -2/3, है ना। और -2/3 का मतलब होगा -0.67। जब x को 14 रखेंगे तो z की वैल्यू आएगी 14 - 12/3, यानी कि प्लस के 2/3, जो कि आपको प्लस के 0.67 वैल्यू देगा। यानी कि अगर आपको प्रोबेबिलिटी वो फाइंड करनी है कि x जो है हमारा वो 10 से 14 के बीच में लाई करे, तो इसका मतलब आपको प्रोबेबिलिटी वो फाइंड करनी होगी नॉर्मल कर्व से जब z हमारा -0.67 से +0.67 तक वेरी करेगा। ठीक है, -0.67 से +0.67 तक वेरी करेगा, वो हमें नॉर्मल कर्व से निकालना होगा। ठीक है, अब मैं मान लेता हूँ यहाँ पर कि ये आपका -0.67 है z की वैल्यू। यहाँ पर मैं मान लेता हूँ z की वैल्यू 0.67 है। चूँकि ये सिमेट्रिकल है तो सिंपल सी बात है, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया दोनों इक्वल होंगे, है ना। तो फिर तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 से लाई कराएं और 0.67 तक चले जाएं। हमने इसको ट्वाइस कर दिया क्योंकि वो सिमेट्रिकल होता है। तो ट्वाइस ऑफ, अब हमें ये वैल्यू चाहिए जब z हमारा 0.67 तक वेरी करेगा। कहाँ से? z हमारा 0 से स्टार्ट होकर के कहाँ तक जाएगा? 0.67 तक जाएगा। तो z की वैल्यू 0.67 के लिए नॉर्मल टेबल में एरिया देखना है। 0.67 के लिए नॉर्मल टेबल में एरिया 0.67। तो पहले तो आप देखिए 0.6 कहाँ पर है। नॉर्मल टेबल में अगर 0.6 देखें तो ये हमारा 0.6 है ना। तो 0.67 के लिए हमें एरिया निकालना है। तो 0.6 तो हमने यहाँ पर देखा, ठीक है, 0.6 हमें मिल गया। तो हमें कितना चाहिए? 0.07 और चाहिए। तो 0.07 के लिए हमें ऊपर जाना होगा। 0.07 ये रहा, ये 0.07 है। अब इसी रो में आप जाएंगे 0.07 के लिए, वो आपको मिलता है 0.2485, है ना। 0.6 के लिए हमने लेफ़्ट में देखा और 0.07 के लिए हम ऊपर राइट में गए। और फिर दोनों लाइन जहाँ पर भी कट करेगी, इस लाइन में हमें जाना है, इस लाइन में जाना है हमें, तो दोनों लाइन जहाँ पर कट करेगी वही हमें वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो हमें वैल्यू मिली है 0.2485। ये वैल्यू हम वहाँ पर रख देंगे 0.2485 एंड यू विल गेट फाइनल आंसर मल्टीप्लाई बाई 0.2485
0.2485। सॉल्व करके आपको मिलेगा 0.4970 एंड अप्रोक्सीमेट जो आपको परसेंटेज मिलेगी, एक्सपेक्टेड परसेंटेज यहाँ पर होगी 49.70%। परसेंट में इसको कन्वर्ट कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ। चलिए और एग्जाम्पल्स लेते हैं इसके। सेकंड एग्जाम्पल, है इन ए सैंपल स्पेस ऑफ 1000 केसेस द मीन ऑफ ए सर्टेन टेस्ट इज 14। मीन आपको गिवन है, यानी कि म्यू की वैल्यू गिवन है 14 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है 2.5। एज्यूमिंग द डिस्ट्रीब्यूशन टू बी नॉर्मल, नॉर्मल हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है। टोटल आपको जो सैंपल स्पेस के केसेस दिए हैं वो 1000 है, यानी कि कैपिटल एन की वैल्यू 1000 है। तब आपको यहाँ पर फाइंड करना है, फाइंड हाउ मैनी स्टूडेंट्स स्कोर बिटवीन 12 to 15, हाउ मैनी स्कोर अबव 18, हाउ मैनी स्कोर्स बिलो 8, हाउ मैनी स्कोर्स 16। मतलब ये सारी आपको स्टूडेंट्स की नंबरिंग फाइंड करनी है ना, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो प्रोबेबिलिटी पहले निकाल करके फिर हमें 1000 से मल्टीप्लाई करनी होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 केस, सबसे पहला केस है कि जब अगर हम x से डिनोट करें, अगर हम स्टूडेंट्स के जो स्कोर है उसको हम x से डिनोट करें, लेट x डिनोट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देन फिर आप z को यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, इसको हम यूज़ करेंगे। तो पहले हमें केस लेना होगा कि जब x हमारा 12 होगा तो z की वैल्यू क्या होगी, जब x हमारा 15 होगा तो z की वैल्यू क्या होगी। जब x हमारा 12 होगा तो सारी वैल्यू रख देंगे इस फॉर्मूले में हम। 12 माइनस म्यू की वैल्यू है 14 अपॉन 2.5। इसको अगर सॉल्व किया जाए तो ये -0.8 मिलेगा। और यहाँ पर आप x की वैल्यू अगर 15 रखते हैं तो इसको सॉल्व करने पर 0.4 मिलेगा। यानी कि अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि x हमारा 12 से 15 तक वेरी करे, तो आपको नॉर्मल कर्व का एरिया निकालना होगा, मतलब प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी z के लिए, जब z हमारा -0.8 से 0.4 तक कवर होगा। ये हमें एरिया निकालना है। अब मैंने मान लिया कि 0.8 वाला जो पोर्शन है वो लगभग यहाँ पर है -0.8, और जो 0.4 वाला पोर्शन है वो लगभग यहाँ पर है 0.4। यहाँ पर z की वैल्यू ये है, यहाँ पर z की वैल्यू ये है। तो हमें एरिया कौन सा चाहिए, हमें एरिया चाहिए जो येलो कलर से मैं शेडिड करता हूँ, ये वाला पोर्शन चाहिए और ये वाला पोर्शन चाहिए। ये टोटल एरिया हमें निकालना है। अभी इस एरिया को निकालने के लिए इसको हमें ब्रेक करना होगा। यहाँ से यहाँ तक के लिए ब्रेक कर देंगे और यहाँ से यहाँ तक के लिए ब्रेक कर देंगे। यानी कि हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होगी जब z वारी करे -0.8 से 0 तक, प्लस प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होगी जब z वेरी करे 0 से 0.4 तक। ये हमें प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड करनी होगी और इनको निकालेंगे नॉर्मल टेबल से, ठीक है। और इसको भी हम पॉजिटिव फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। अगर आपको ये पोर्शन चाहिए कि z हमारा -0.8 से 0 तक वेरी करे, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि z हमारा 0 से 0.8 तक वेरी करे, क्योंकि कर्व सिमेट्रिकल होता है। हम इसको पॉजिटिव साइड में भी निकाल सकते हैं, z हमारा 0.4 तक वेरी करे। तो उन दोनों को निकालेंगे, यानी कि हमें चाहिए जब z हमारा 0.8 हो और z हमारा 0.4 हो, ये वैल्यू चाहिए हमें। तो नॉर्मल टेबल से हम इसको फाइंड कर लेते हैं 0.8 और 0.4 के लिए। 0.4 के लिए
हमारी ये वैल्यू होगी 0.1554 और 0.8 के लिए हमारी वैल्यू होगी 0.2881, है ना। ये दोनों वैल्यू रख देते हैं वहाँ पर। ये वैल्यू है हमारी 0.1554 प्लस 0.2881। अगर दोनों को सॉल्व किया जाए तो दोनों को सॉल्व करके आपको 0.4435 मिलेगा। तो रिक्वायर्ड नंबर जो स्टूडेंट होंगे आपके, जिनके मार्क्स 12 to 15 के बीच में होंगे, उनकी आप एक्सपेक्टेड वैल्यू या फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं। उसको फाइंड करने के लिए आपको जो टोटल नंबर्स है उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करनी होगी। 12 से 15 स्टूडेंट्स के लिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमें गिवन है यहाँ पर 1000। प्रोबेबिलिटी निकाली है आपने 0.4435। अप्रोक्सीमेट ये आपको 444, अप्रोक्सीमेट आपको ये वैल्यू मिलेगी। इतने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका स्कोर आपका 12 से 15 के बीच में होगा। सेकंड केस लेते हैं। अब हमें वो स्टूडेंट चाहिए जिनका स्कोर 18 से अबव हो। 18 से अबव के लिए एक्स हमारा होगा 18, एक्स 18 होगा तो जेड निकाल सकते हैं। एक्स माइनस म्यू की वैल्यू गिवन है 14 अपॉन सिग्मा की वैल्यू गिवन है 2.5। सिंप्लीफाई करके यहाँ पर एक्स हमारा निकलेगा 1.6। यानी कि अगर हमें x ग्रेटर देन 18 की प्रोबेबिलिटी चाहिए, मतलब वो स्टूडेंट जिनके मार्क्स 18 से अबव हो, है ना, अगर आपको ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो आपको नॉर्मल कर्व में z ग्रेटर देन 1.6 के लिए प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी। यानी कि नॉर्मल कर्व का वो एरिया हमें चाहिए जो z ग्रेटर देन 1.6 के लिए होगा। और z ग्रेटर देन 1.6 के लिए अगर एरिया देखें तो मैं मान लेता हूँ कि ये हमारा कहीं पर z इक्वल टू 1.6 है। हमें एरिया चाहिए ये वाला हमें एरिया चाहिए ग्रेटर देन के केस में। इसमें भी वही फंडा लगाएंगे, इस टोटल में से, है ना, 0.5 में से ये इतने वाला एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे, है ना। तो इसका मतलब ये होगा हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी कि जो z है वो हमारा 0 से इन्फिनिटी तक जाए। उसमें से माइनस करना होगा कि z हमारा 0 से लेकर 1.6 तक जाए। ठीक है, तो 0 से इन्फिनिटी के लिए आप जानते हैं 0.5 होती है प्रोबेबिलिटी, माइनस अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब z हमारा 0 से 1.6 तक जाए। तो नॉर्मल टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। नॉर्मल टेबल में 1.6, तो पहले देखेंगे हम 1.6 के लिए 1 को। 1 है हमारा यहाँ पर, है ना, तो 1.6 कहाँ पर जाएगा, सॉरी 1.6 नीचे है हमारा डायरेक्ट, तो ये हमारा होगा 1.6, है ना। तो 1.6 के लिए ये वैल्यू होगी 0.4452, ये हम यूज़ कर देंगे 0.4452, 0.4452। ठीक है, ये हमारी वैल्यू होगी। सॉल्व करके अगर देखा जाए तो 0.0548 आपको मिलेगा कैलकुलेटर से सॉल्व करने पर। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्टूडेंट आप फाइंड कर सकते हैं। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स 18 से अबव होंगे, उसके लिए हम n प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर दैन 18 के लिए लगा सकते हैं। n की वैल्यू 1000 स्टूडेंट है, प्रोबेबिलिटी आपने 0.0548 निकाली है, जिसको सिंप्लीफाई करके आपको अप्रोक्सीमेट स्टूडेंट मिलेंगे 55 जिनके मार्क्स 18 से अबव है। अब हमें चाहिए जो 8 से बिलो मार्क्स ला रहे हैं, है ना। 8 से बिलो मार्क्स लाने के लिए हमें x को 8 कंसीडर करना होगा। जब x 8 होगा तो z निकाल सकते हैं। x माइनस म्यू की वैल्यू हमारी होगी 14 और अपॉन सिग्मा की वैल्यू होगी 2.5, जिसको सॉल्व करके आपको -2.4 मिलेगा। यानी कि अगर अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी हो जिनके नंबर 8 से कम आए,
तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी कि जेड हमारा लेस देन हो -2.4 से, है ना। तो इस नॉर्मल कर्व में एरिया फाइंड कर लेते हैं। जेड लेस देन हो -2.4 से, यानी कि ये वाला पोर्शन हमारा बनेगा। ये जेड की वैल्यू -2.4 है, तो इधर वाला ये पोर्शन बन जाएगा, जिसको मैं येलो ब्लैक कलर से हाईलाइट करता हूँ। ये पोर्शन हमें निकालना है। चूँकि ये कर्व सिमेट्रिकल होता है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इधर की साइड में चले जाएं, पॉजिटिव साइड में, और जेड की वैल्यू जहाँ पर 2.4 है उससे आगे का आप एरिया यहाँ पर यूज़ कर दें, प्रोबेबिलिटी फंक्शन यूज़ कर दें, है ना। क्योंकि कर्व सिमेट्रिकल होता है, पॉजिटिव साइड में ही जाके हम इसको निकालते हैं। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी जेड ग्रेटर देन 2.4 के लिए। और अगर जेड ग्रेटर देन 2.4 जाना है तो ओवरऑल प्रोबेबिलिटी में से, इधर वाले पोर्शन में से ओवरऑल जो है, जो कि जेड लाई करता है 0 से इन्फिनिटी, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे ये वाला पोर्शन जो कि जेड इक्वल टू 0 से 2.4 तक वाला है, और ये हमारा 0.5 होता है, वेल नोन है। अब हमें नॉर्मल टेबल से वो वैल्यू निकालनी है, जेड जब हमारा 0 से 2.4 के लिए जाए। तो 2.4 के लिए देखते हैं कितना एरिया मिलेगा आपको। 2.4, तो पहले देखना है आपको 2, फिर 0.4 आपका ये रहा, है ना। 2.4 की वैल्यू है 4918, ये वैल्यू है हमारी 4918, तो इसको हम यूज़ कर देंगे यहाँ पर 4918। आई थिंक आपको नॉर्मल टेबल से आपको वैल्यू देखनी आ गई होगी। अब आगे जितने भी क्वेश्चंस बचे हैं इसमें, उसमें मैं बिना नॉर्मल टेबल के ही डायरेक्ट आपको बताऊंगा। 0.4918, है ना, इसकी वैल्यू हमारी होगी 0.0082। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड कर सकते हैं हम, वो होंगे हमारे n से मल्टीप्लाई जिनके मार्क्स प्रोबेबिलिटी, जिनके मार्क्स लेस देन 8 है। 1000 टोटल स्टूडेंट है, प्रोबेबिलिटी आपकी 0082 है। तो वे स्टूडेंट जिनके मार्क्स हमारे 8 से कम है, अप्रोक्सीमेट 8 वैल्यू देंगे। 4th नंबर पर हाउ मैनी स्कोर 16, ठीक है। हमें ये भी बताना है कि कितने स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके मार्क्स 16 आएंगे, है ना। मैं मान लेता हूँ कितनों के मार्क्स 16 आएंगे। 16 का मतलब है कि वो वैल्यू हमारी 15.5 और 16.5 के मिडिल में होगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हमें वेरिएशन लेना होता है जेड का, किसी एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू तक। तो एक पॉइंट को मैं कंसिडर कर लेता हूँ 15.5, उसके लिए जेड निकाल देंगे। दूसरा पॉइंट ले लेंगे हम 16.5, उसके लिए हम निकाल देंगे जेड। तो जेड होता है हमारा x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, सॉल्व करके 0.6 मिलेगा। जेड हमारा यहाँ पर होगा 16.5 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, सॉल्व करके आपको ये 1 मिलेगा, है ना। यानी कि अगर आपको प्रोबेबिलिटी चाहिए एग्जैक्टली x इक्वल टू 16 के लिए, तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी जब x वेरी करेगा 15.5 से 16.5 के बीच में, और इसका मतलब होगा कि z वेरी करेगा 0.6 से 1 के बीच में, ठीक है। 0.6 से 1 के बीच में ये हमें एरिया चाहिए। और 0.6 से 0.1 के बीच में जो एरिया हमें फाइंड करना है, इसको अगर निकालना चाहते हैं हम, तो इसको हम फिगरली बताते हैं। मैं मान लेता हूँ कि कहीं पर ये हमारा 0.6 होगा z इक्वल टू, कहीं पर ये हमारा z इक्वल टू 1 होगा, और हमें चाहिए ये मिडिल वाला एरिया कि 0.6 से 1 तक हमारा वेरिएशन हो। तो सिंपल सी बात है, इसको निकालने के लिए हम पहले z को 0 से 1 तक वेरी करा देंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे, और उसमें से माइनस कर देंगे ये वाला पोर्शन
जिसको मैं रेड कलर से हाईलाइट करता हूँ, ये वाला पोर्शन माइनस कर देंगे और ये वाला पोर्शन होगा कि जब जेड वेरी करे 0 से 0.6। नॉर्मल टेबल से अगर 0 से 1 के लिए वैल्यू निकालेंगे आप, तो 0 से 1 के लिए वैल्यू हमारी आएगी यहाँ पर 0.3413 और 0 से 0.6 के लिए वैल्यू हमारी आएगी 0.2257। सॉल्व करके आपको मिलेगा 0.1156। तो रिक्वायर्ड स्टूडेंट्स आप फाइंड कर सकते हैं। रिक्वायर्ड स्टूडेंट्स के लिए हमारा n की मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 16 के साथ होगी। मतलब जितने स्टूडेंट्स के हमारे मार्क्स आए 16, उनकी प्रोबेबिलिटी। टोटल स्टूडेंट 1000 है और ये आपने निकाली है 0.1156। सॉल्व करके आपको 116 अप्रोक्सीमेट स्टूडेंट मिलेंगे जिनके मार्क्स 116 आएंगे, इनके मार्क्स 16 आएंगे। तो ये सेकंड एग्जांपल हुआ। इस तरह के क्वेश्चन 10 मार्क्स में ही आते हैं, है ना। एक दो एग्जांपल और लेते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो अभी मैं कराऊंगा आपको। ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है। ये AKTU 2019 में आ चुका है, 2018 में भी आ चुका है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये एग्जांपल माना जाता है। ये पिछले दो क्वेश्चन से हटके है थोड़ा सा, है ना। थोड़ा सा माइंड भी यूज़ करना होगा इसमें, उल्टा हमें यूज़ करना होता है। वैसे तो वैल्यू दी है लेकिन इसमें नॉर्मल टेबल को उल्टा यूज़ करना होता है हमें, इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन। इस तरह के 2-3 क्वेश्चन हैं आपके पास। चलिए, इन ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 31% ऑफ द आइटम्स आर अंडर 45। ठीक है, किसी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में 31% जो है वो अंडर 45 है एंड 8% आर ओवर 64, और जो 8% है वो 64 से ओवर है ना। तो पहले हम एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं जिसमें कुछ आइटम्स को हम अंडर 45 लेते हैं, है ना। मैंने ये नॉर्मल कर्व पहले से बना रखा है। मैंने मान लिया कि यहाँ पर हमारा x इक्वल टू 45 है और अंडर 45 का मतलब है ये वाला पोर्शन, है ना, ये वाला पोर्शन। और ये वाला पोर्शन आपको दिया है 31%। 31% ये वाला पोर्शन है। 31% को लिखने के लिए मैं ग्रीन कलर यूज़ करता हूँ ताकि समझ में आए आपको। 31% ये वाला पोर्शन है। फिर दूसरा आपको कहा कि 8% आर ओवर 64। मैं मान लेता हूँ कि कहीं पर 64 है, ये 64 हो जाएगा हमारा इधर। x इक्वल टू 64 यहाँ पर मैंने माना, और 64 का जो ओवर एरिया है वो 8% है। यानी कि ये वाला जो एरिया है जो मैंने ब्लू कलर से शेडेड किया है, ये हमारा टोटल 8% है। इसके लिए भी ग्रीन कलर यूज़ करता हूँ, 8%। ठीक है, तो जो हमारा रिमेनिंग एरिया है वो कितना बचेगा, है ना। अगर हम रिमेनिंग पोर्शन को देखें तो रिमेनिंग पोर्शन हमारा कितना बचेगा। अगर ये 31% है तो सिंपल सी बात है, ये वाला एरिया 19% बचेगा। और अगर ये 8% है तो ये वाला एरिया हमारा 42% बचेगा। ठीक है, ये इतना एरिया हमारा कॉमन बचेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फिर हमें कहा है कि फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन आपको म्यू और स्टैंडर्ड डेविएशन आपको सिग्मा, ये दो चीज़ें यहाँ पर फाइंड करनी है। ठीक है, इस ऑब्जर्वेशन के अंदर कुछ चीज़ें गिवन है, कुछ कभी कभी क्या होता है कि ये वाली चीज़ें गिवन नहीं होती, तो आपको नॉर्मल टेबल से इन वैल्यूज़ को निकालना होता है। अगर ये वैल्यूज़ गिवन है तो आपको नॉर्मल टेबल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से देख करके आप डायरेक्ट वैल्यू यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें गिवन है, इन कंडीशंस को यूज करेंगे और मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करेंगे। सबसे पहले आप जानते हैं कि जो मीन है वो म्यू होता है, वो हमने कंसीडर किया। स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा होता है, कंसीडर किया। जेड हमारा जो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट है वो x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा होता है। इक्वेशन नंबर 1 डाला। अब हमने यहाँ पर फिगर में कंसीडर किया कि जब हमारा x 64 है तो वहाँ पर z इक्वल टू Z1 होगा, और जब हमारा x इक्वल टू 45 है तो वहाँ पर z इक्वल टू हमारा Z2 होगा। ठीक है, और यहाँ पर जो मिडिल वाला पोर्शन है इसमें x इक्वल टू म्यू है और ये z इक्वल टू 0 है।
स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट के लिए। तो ये हमने माना। तो दो इक्वेशन हमारी बनेगी, एक बार हम z को z1 यूज़ करेंगे और x को 64, एक बार हम z को z2 यूज़ करेंगे और x को 45, और जो गिवन ऑब्जर्वेशन है उनको यूज़ कर लेंगे, है ना। लेट x इक्वल टू 64, z इक्वल टू z1, देन फ्रॉम इक्वेशन वन से आपको मिलेगा z1 इक्वल टू 64 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, ठीक है। लेकिन जो हमारा ये वाला पोर्शन है, ये जो हमने 42% लिखा है, ये वाला पोर्शन येलो कलर से बताता हूँ, ये वाला पोर्शन है हमारा, और ये जो एरिया है, ये एरिया हमारा तब होगा जब z हमारा z1 होगा। z हमारा 0 से लेकर जब z1 तक वेरी करेगा तो एरिया 42% होगा। 42% का मतलब 0.42, है ना। तो ये मैंने साइड में लिखा है कि जो एरिया हमारा आएगा फ्रॉम z0 से लेकर z इक्वल टू z1 तक, वो एरिया 42% है, यानी कि 0.42 होगा। तो आपको नॉर्मल टेबल से वो चेक करना, वो z की वैल्यू चेक करनी है जब एरिया हमारा 0.42 आता है। ये हमें गिवन है ऑलरेडी क्वेश्चन में, 0.42 एरिया होता है जब z हमारा 1.4 होगा, ठीक है। ये हमें गिवन है तो उसको हम डायरेक्ट यूज़ कर लेंगे। अगर नहीं गिवन है तो टेबल में देखना होगा कि किस वैल्यू के लिए एरिया हमारा 0.42 होता है। तो यहाँ पर जो 0.42 एरिया है वो z इक्वल टू 1.4 के लिए है, तो वो सिंपल हो जाएगा। यहाँ पर हम z1 की वैल्यू रख देंगे। z1 की वैल्यू हमारी हो जाएगी यहाँ पर 1.4 जो गिवन है, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो एक इक्वेशन हमें मिल जाएगी, है ना, और वो इक्वेशन हमारी होगी 64 माइनस म्यू इक्वल टू 1.4 सिग्मा। इसको हम इक्वेशन 2 डाल देंगे, एक इक्वेशन हमें ये मिल जाएगी। फिर दूसरा केस लेते हैं, जब x इक्वल टू 45 है तो z इक्वल टू z2 माना, है ना। जब x इक्वल टू 45 है तो z को हमने z2 माना। तो जो आपका z इक्वल टू z2 से z इक्वल टू 0 तक एरिया है वो 19% है ना। 19% का मतलब होगा 0.19, यानी कि आपको z की वो वैल्यू चाहिए जिसके लिए एरिया 0.19 हो। ये भी आपको गिवन है ना, ये भी आपको गिवन है कि जब हमारा एरिया 0.19 होगा तब z की वैल्यू हमारी 0.5 होगी, है ना। तो इसको भी यूज़ कर देते हैं, ये मैंने साइड में लिखा हुआ भी है ना। z2 से 0 तक के बीच में जो एरिया होगा उसके लिए z की वैल्यू हमारी होगी 0.19। जस्ट वेट, x इक्वल टू 14 लेना है, तो फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो फॉर्मूला हमारा होता है z2 इक्वल टू 45 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, और जो हमारी z2 की वैल्यू यहाँ पर हमें मिलेगी वो हमें गिवन है 1.4। सॉरी कुछ गड़बड़ी है शायद, एक मिनट देखता हूँ दोबारा फिर से। यस, वो वैल्यू गिवन है आपको 0.019, है ना। और 0.019 आपको अगर वैल्यू गिवन है तो ये वैल्यू, हाँ यस, ये एरिया है हमारा और ये हमारी वैल्यू होगी 0.5, है ना। 0.5 हमें रखना है, लेकिन आप देख सकते हैं निगेटिव वाली साइड में है ना। तो हम यहाँ पर इसको निगेटिव यूज़ करेंगे z2 के लिए। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस ऑफ 0.05 इक्वल टू 45 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। इससे आपकी दूसरी इक्वेशन बनेगी। दूसरी इक्वेशन हमारी हो जाएगी यहाँ पर 45 माइनस म्यू इक्वल टू माइनस 0.5 सिग्मा। निगेटिव हमने इसलिए लगाया क्योंकि वो निगेटिव साइड में है। इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगी। 2 और 3 को सॉल्व करके सिग्मा और म्यू निकाल देंगे, वही हमारा आंसर होगा।
ऑन सॉल्विंग 2 and 3, 2 और 3 को सॉल्व करेंगे। 2 और 3 को सॉल्व करने के लिए पहले आप डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर देंगे। डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो म्यू कट जाएगा, उससे आपको सिग्मा की वैल्यू मिलेगी, और सिग्मा की वैल्यू हमारी यहाँ पर आएगी सब्ट्रैक्ट करने पर 10। सिग्मा की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख देंगे, इससे आपको म्यू की वैल्यू मिलेगी 50। ये हमारा होगा स्टैंडर्ड डेविएशन और ये हमारा होगा मीन। यही दो चीज़ें हमें पूछी गई थी। एक लास्ट क्वेश्चन और लेते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करें। एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। द इनकम ऑफ ए ग्रुप ऑफ 10,000 पर्सन्स वाज फाउंड टू बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, 10,000 पर्सन्स का एक ग्रुप है, उनकी जो इनकम है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और उसमें जो मीन है वो गिवन है आपको 750 पर मंथ, और स्टैंडर्ड डेविएशन भी गिवन है ₹50, है ना। तो इसको लिख लेते हैं। म्यू की वैल्यू आपको गिवन है 750 और स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है 50। शो डैट दिस ग्रुप अबाउट 95% हैड इनकम एक्सीड ₹668। ठीक है, इसमें जो हमारे टोटल पर्सन्स हैं 95% की इनकम 668 रुपीज़ से एक्सीड करती है, ग्रेटर दैन होती है। 5% इनकम एक्सीडिंग ₹832। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है, यानी कि पहले हमें वो प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी कि जब हमारी जो इनकम है पर्सन्स की वो 668 से ग्रेटर दैन हो। फिर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी कि इनकम हमारी 832 से ग्रेटर दैन हो। ठीक है, ऑल्सो फाइंड द लोएस्ट इनकम अमंग द रिचेस्ट 100, और 100 में से आपको वो भी क्वांटिटी निकालनी है जिनकी लोएस्ट इनकम होगी। ठीक है, लोएस्ट इनकम भी फाइंड करनी है। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जो आपको गिवन है म्यू और सिग्मा वो लिख दिया। नॉर्मल वेरिएट आप जानते हैं, जेड इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा होगा। अब हमें सबसे पहले प्रोबेबिलिटी निकालनी है। एक्स वेरिएट मान लेते हैं। लेट एक्स डिनोट द persons with incomes। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो इनकम है वो 668 रुपीज़ से ग्रेटर दैन हो। ठीक है, इनकम जो है 668 से ग्रेटर दैन हो, तो x की वैल्यू हमारी जो है वो 668 हो जाएगी, जिससे आप z फाइंड कर सकते हैं। 668 माइनस 750 डिवाइड बाई 50, सॉल्व करने पर आपको ये -1.64 देगा। यानी कि अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है x ग्रेटर दैन 668 के लिए, तो नॉर्मल कर्व का यूज़ करेंगे और आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी कि जब z वेरी करेगा आपका ग्रेटर दैन -1.64 के लिए, और z अगर आपका -1.64 यहाँ पर है, और आपको इससे ग्रेटर दैन प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ग्रेटर दैन का मतलब आपको ये वाली प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो येलो कलर से मैं हाईलाइट करता हूँ। ये सारा नॉर्मल कर्व का एरिया हमें लेना होगा इस साइड में, जो मैंने येलो कलर से शेडेड किया है। ये आप जानते हैं कि यहाँ पर हमें क्या करना होगा। इस वाली प्रोबेबिलिटी को हमें पता है पहले से, जब z 0 से इन्फिनिटी होता है तो ये एरिया हमारा 0.5 होगा, है ना। और इस प्रोबेबिलिटी को निकालने के लिए हम इसको पॉजिटिव साइड में अगर लेकर के जाएंगे, क्योंकि सिमेट्रिकल होता है, तो सेम इतना पोर्शन हम ले लेंगे 0 से लेकर 1.64 तक, है ना, और दोनों को ऐड कर देंगे। ओके, तो
तो दिस इम्प्लाइज हमें निकालनी होगी प्रोबेबिलिटी जब जेड जो है हमारा 0 से इन्फिनिटी जाए, और प्लस उसमें प्रोबेबिलिटी ऐड करनी होगी जब जेड हमारा 0 से 1.64 जाए। इन दोनों को ऐड कर देंगे। इसकी प्रोबेबिलिटी आप जानते हैं 0.5, और जेड हमारा 0 से 1.64 हो, इसके लिए हमें नॉर्मल टेबल यूज़ करनी पड़ेगी 1.64। चलिए इसको भी दिखा देता हूँ आपको मैं टेबल में। 1.64, ठीक है। सबसे पहले हमें यहाँ पर देखना है 1.64 हमें निकालना है, तो हमें चाहिए 1.6 की वैल्यू और प्लस 0.04 की वैल्यू। 1.6 हमारा कहाँ पर है? 1.6 हमारा यहाँ पर है, ये रहा। और 0.004 तक जाने के लिए आपको यहाँ पर जाना होगा ये, तो ये वाला जो वैल्यू है ना, 0.4 के लिए ऊपर से देखो और 1.6 के लिए नीचे से, तो ये वाली जो वैल्यू है 0.4495, ये हमारी वहाँ पर वैल्यू रखी जाएगी। ये वैल्यू हमें गिवन है बाय द नॉर्मल टेबल 0.4495। सॉल्व करके आपको मिलेगा 0.9495। तो रिक्वायर्ड परसेंटेज हम फाइंड कर देंगे पर्सनस की जिनकी इनकम 668 से एक्सीड करेगी, ज़्यादा होगी। वो हो जाएगा हमारा, अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो लगभग आपका ये 94.95% बनेगा, ठीक है, जिसको आप अप्रोक्सीमेट 95% भी कह सकते हैं। सेकंड में हमें निकालना है जिनकी इनकम 832 रुपीज़ से एक्सीड करेगी, यानी कि एक्स की वैल्यू हमें यहाँ पर लेनी होगी। सेकंड केस में एक्स की वैल्यू लेनी होगी 832 रुपीज़, तो जेड निकल जाएगा। जेड की वैल्यू होती है एक्स माइनस म्यू की वैल्यू दी है 750 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा 50। सॉल्व करके आपको यहाँ पर मिलता है 1.64। यानी कि अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है x ग्रेटर दैन 832 के लिए, तो आपको नॉर्मल कर्व से एरिया निकालना होगा जब z ग्रेटर दैन हो 1.64 के लिए, ठीक है। तो ये हमें एरिया फाइंड करना होगा। और अगर ग्रेटर दैन 1.64 चाहिए, तो अगर हम z को यहाँ पर कहते हैं 1.64 यहाँ पर है, इससे ग्रेटर दैन वाला एरिया चाहिए, तो ग्रेटर दैन वाला एरिया मतलब आपको ये वाला एरिया चाहिए जिसको मैंने ब्लैक से शेडेड किया है, ये वाला एरिया फाइंड करना है। और इस वाले एरिया को फाइंड करने के लिए यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है, जब z हमारा 0 से इन्फिनिटी वेरी करेगा, उसमें से इस वाले पोर्शन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो मैंने एरो से बताया, यानी कि z इक्वल टू 0 से 1.64 वाले पोर्शन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी जब z हमारा 0 से इन्फिनिटी जाए, और माइनस प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी जब z हमारा 0 से 1.64 तक जाए। ये हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। 0 से इन्फिनिटी के लिए फिक्स है 0.5, और 0 से 1.64 के लिए होता है 0.4495, और सॉल्व करके आपको मिलेगा 0.0505। तो एक्सपेक्टेड जो परसेंटेज यहाँ पर बनेगी ग्रेटर दैन 830 रुपीज़ इनकम से, उनकी जो परसेंटेज है वो हमारी लगभग होगी 5.05%। परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे इसको 100 से मल्टीप्लाई करके, अप्रोक्सीमेट 5%। अब हमें सबसे बाद में ये भी निकालना था कि फाइंड द लोवेस्ट इनकम अमंग द रिचेस्ट 100, ठीक है। 100% में हमें लोवेस्ट इनकम भी फाइंड करनी थी, तो हमने सबसे पहले कंसिडर किया कि जो x है वो लोवेस्ट इनकम है अमंग द रिचेस्ट ऑफ 100%। और टोटल कितने हैं हमारे पास? 10,000 पर्सन्स है, तो 10,000 का कितना परसेंट हुआ? 1%, है ना। तो अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जाए तो 1% वाला जो एरिया है, ये हमारा 1% वाला एरिया हो जाएगा, ठीक है। ये वाला एरिया हमारा 1% वाला हो जाएगा। 1% का मतलब ये एरिया हमारा 0.01 है,
ठीक है। और ये यहाँ से यहाँ तक का एरिया आप जानते हैं, यहाँ से यहाँ तक का टोटल एरिया आपका ये 0.5 होता है। तो 0.5 में से अगर 0.01 को सब्ट्रैक्ट करें तो ये वाला पोर्शन आपको मिल जाएगा, जिसको मैं येलो कलर से बताता हूँ आपको। ये पोर्शन आपको मिलेगा 0.50 में से 0.01 को सब्ट्रैक्ट करने पर 0.49 ये वाला एरिया मिलेगा जो येलो कलर से शेडेड है। तो अब आपको एरिया पता लग गया 0.49। अगर एरिया 0.49 हो तो 0.49 के लिए जेड की क्या वैल्यू होती है, इसको आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से देखना होगा, है ना। जेड इक्वल टू होता है एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। ठीक है, यहाँ पर कुछ चीज़ें हमें पता है, एक्स हमें फाइंड करना है, म्यू हमें गिवन है 750 और स्टैंडर्ड डेविएशन आपका 50 है। अब हमें जेड की वैल्यू चाहिए। जेड की वैल्यू मतलब जब एरिया हमारा ये 0.49 है तो जेड की वैल्यू क्या होगी। इसके लिए नॉर्मल टेबल में जाते हैं। 0.49 के लिए जेड की वैल्यू, यहाँ पे उल्टा टेबल को देखना होगा। पहले हमें देखना है 0.49 कहाँ पर मिलेगा, है ना। अगर 0.49 को देखिए तो 0.49 आपको मिलता है ये 0.48, फिर 0.4896, 0.4898, यस ये रहा। ये वाली जो वैल्यू है 0.4901, मतलब लगभग ये 0.49 के इक्वल है ना। तो 0.49 के जो इक्वल है, यहाँ पर हमें टोटल वैल्यू कितनी मिलेगी, ये हमारी बनती है 2.3 के लिए। और ऊपर अगर हम जाए तो वो वाली वैल्यू उसमें प्लस कर देंगे 0.03, तो टोटल हमें मिलेगा 2.33, है ना। तो उल्टा निकाला है हमने, यहाँ पर वेरिएबल निकाला है। अब तक तो हम वेरिएबल से एरिया निकालते थे, इस बार हमने एरिया से वेरिएबल निकाला है। जेड की वैल्यू आई है 2.33, इसको यूज़ कर देंगे क्वेश्चन में अपने। जेड की वैल्यू हमारी आई है 2.33। इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो ये हमें एक्स की वैल्यू देगा। एक्स की वैल्यू आपको मिलेगी 866.5। ठीक है, तो जो हमारी रुपीज़ है 8,665 रुपीज़ इज़ द मिनिमम इनकम अमंग द रिचेस्ट 100%। यही हमारी वो मिनिमम इनकम होगी, ठीक है, अमंग द 100%। तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमारा कंप्लीट हुआ। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएशन क्वेश्चंस के कराने की कोशिश की है ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आए। उम्मीद करता हूँ कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपको बहुत अच्छे से आ गया होगा। बाकी 2-4 एग्जांपल्स आप अपने आप ट्राई करेंगे, नॉर्मल टेबल को अप्लाई करना सीखेंगे। होता बहुत ईजी है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये मॉड्यूल कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट